आज हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड इट्स फंक्शंस। अब है तो थ्योरी पोर्शन, बट कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू इस पे। ठीक है, कई बार आपको ये नहीं लगता हिसाब कि यार मैं क्या मार्क करूं। ठीक है, मनी की डेफिनेशन क्या हुई, क्या होगी मनी की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं आपसे, है क्या मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। की वर्ड क्या है इसमें? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड परफॉर्म्स अदर रिलेटेड फंक्शन सच एज स्टोर ऑफ वैल्यू। क्योंकि पैसे की कुछ वैल्यू है, कुछ हमने पैसे को क्या वैल्यू एलोकेट की है ना, तभी तो उसे इतना बिजनेस रन कर रहा है, हर चीज रन कर रही है कि नहीं? तो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, चलो बार्टर सिस्टम से दूंगा एग्जांपल। ठीक है, अगर एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखें हम तो क्या है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, साथ में क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल एज मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू समझ लो ये पेन है। ठीक है, ये पेन है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 10 रुपए है। ठीक है, एक हिसाब से क्या है, क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक डिपॉजिट्स, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एवोल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, एवोल्यूशन कैसा? वैसे मैंने बार्टर सिस्टम आपको बताया ना, मैंने पढ़ाया था एक क्लास में थोड़ा बहुत। बार्टर सिस्टम क्या हुआ कि मेरे पास 1 kg राइस है, आपके पास, इनके पास 1 kg क्या है? आटा है। ठीक है, तो इनको क्या है? इनको ½ kg चावल चाहिए, मेरे को ½ kg व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। ठीक है, जो आटा आटा चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि मैं इनको ½ kg क्या दूंगा? राइस दूंगा, उसके बदले ये ½ kg क्या देंगे? आटा देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या, एक मैंने आपको टर्म बताई थी ना कि प्रॉब्लम क्या है इसमें कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, मतलब कि इनको वो चीज चाहिए कि नहीं, ये इसमें जरूरी था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद आए आपके कॉमोडिटी मनी। ठीक है, फिर अब ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या, फिर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया? कॉमोडिटी मनी इंट्रोड्यूस की। कॉमोडिटी मनी मतलब कि कोई से कॉइन्स बना दिए। ठीक है, कॉइन्स को एक वैल्यू एलोकेट कर दी कि यही यही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करेगा। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमोडिटी मनी मतलब यूज ऑफ वैल्यूएबल गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि इनकी कुछ ज्यादा वैल्यू होती थी। गोल्ड की क्या है, ओवर द हिस्ट्री हम पढ़ते, गोल्ड की वैल्यू है ना। ठीक है, सिल्वर की भी वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही आपकी सॉल्ट की भी बहुत वैल्यू होती थी पहले। ठीक है, इट इज सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर आया आपके मेटालिक मनी। फिर आया आपके मेटालिक मनी मतलब कॉइन बने कॉपर के, सिल्वर के। ठीक है, क्लियर? अथॉरिटी एंश्योर्ड यूनिफॉर्मिटी एंड ऑथेंटिसिटी। फिर उसके बाद बनने स्टार्ट हुए पेपर मनी। ठीक है, अब कितने कॉइन्स बनाओगे आप? आपके पास रिजर्व्स भी तो लिमिटेड है। फिर क्या हुआ? फिर पेपर मनी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, प्रॉपर उसका डिजाइन बना। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो पास जो नोट है, ठीक है, उस पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिससे पता लगता है कि रियल है कि डुप्लीकेट है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो क्या है फिर आपके पेपर मनी है, प्रोमिसरी नोट्स एंड फिएट करेंसी इंट्रोड्यूस्ड फॉर इजियर ट्रांजेक्शन। क्योंकि से कॉइन आपने गोल्ड के कर लिए। ठीक है, अब 1 गोल्ड का कॉइन है, 1000 गोल्ड के कॉइन है। ठीक है, अब आप उतने वो कैरी करके थोड़ा ले जा सकते, नहीं ले जा सकते ना, भले ही किसी कंट्री के पास इतना गोल्ड भी है कि गोल्ड के कॉइन उसने बना दी। ठीक है, तो नहीं ले जा सकते आप आराम से। तो उसके बदले क्या है? पेपर मनी ऑन द अदर हैंड क्या है? एक नोट निकाल दिया 1000 रुपए का सिंपल। ठीक है, बट वो लीगल टेंडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है, कि वो थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर कंट्री चलना चाहिए। ऐसे ही होता है ना? क्यों? कॉइन्स में क्या होता था? कॉइन्स में पीछे वाली साइड राजा के वो चिपका देते थे, फोटो या कुछ। होता है कि नहीं? जैसे अभी कॉइन आप हाथ में लोगे सिंपल, उसमें भी तो वैसे ही होता है। देखा है कभी कॉइन पे ध्यान दिया है? 1 रुपए 2 रुपए का दिया है ना ध्यान? ठीक है, क्लियर? फिर अब ये आपकी, उसके बाद आया आपकी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आपका फिर से न्यू मेथड आया जिसमें आपके चेक्स आ गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ऐसे ही था ना? डिमांड ड्राफ्ट बनाया किसी ने? किसी ने नहीं बनाया?
डिमांड ड्राफ्ट पता है क्या होता है? चलो कैपिटल पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा इसका डिमांड ड्राफ्ट का कंसेप्ट भी। फिर बाद में आई आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, जो कहीं स्टोर है, उसकी वैल्यू आपकी बस ये है कि आपके हाथ में नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो स्टोर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो पैसा है। उसके बदले क्या है? उसके बदले बैकिंग की होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, आज आरबीआई ने बोला कि हमारे पास हमने 1 लाख से आरबीआई ने पैसा इंजेक्ट करना है। और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, समझना इसको अच्छे से आरबीआई ने बोला कि हमने 1,000 करोड़ पैसा इंजेक्ट करना है मार्केट में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। बट आरबीआई चाहती है वो बैंक्स के थ्रू जाए, ठीक है, बैंक्स के थ्रू जाए, जैसे भी जाए, ठीक है। तो आरबीआई इलेक्ट्रॉनिकली वो नंबर जनरेट करेगी और वो पैसा किसको भेजेगी? बैंक्स को भेजेगी। बट वो जो पैसा उन्होंने जनरेट किया ना खुद से, ठीक है, उन्होंने नोट की प्रिंटिंग नहीं की, उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म में वो पैसा जनरेट कर सकते थे। कैसे कि उन्होंने पैसे प्रिंट कर दिए, पैसे प्रिंट कर दिए, ठीक है। एक तो ये चीज है कि इस वे में वो बोलेंगे कि पैसा हाथ में चला गया, जो नोट है आपके 100 100 के, 200 200 के नोट है, ठीक है। बट इस केस में क्या करती है आरबीआई? आरबीआई बोलेगी कि हमने इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, गवर्नमेंट को कर दिए, किसी को कर दिए। तो उसके बदले वो क्या करेंगे? उसके बदले वो से कुछ ना कुछ वो रिजर्व में रखेंगे कि इसकी बैकिंग के लिए कुछ है। ऐसा नहीं है कि खुद से ही उन्होंने बोल दिया कि अब बैंक बैलेंस, जैसे नंबर है आपका बैंक बैलेंस 500 है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि खुद से वो 25,000 हो गया, ठीक है, जो इसके बीच का डिफरेंस है 24,500 का, तो उसकी एक बैकिंग होगी पीछे रखी हुई। आइए चीज समझ, बैकिंग किस फॉर्म में होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। आया समझ? ऐसे चलती है हमारी इकोनॉमी, ठीक है, क्लियर? तो ये कैसी मनी हुई? इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, क्लियर? अब आया आपका गुड मनी के जो फीचर्स होते हैं एसेंशियल, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है मनी शुड लास्ट लॉन्ग विदाउट वियरिंग आउट, ठीक है। एग्जांपल है आपके कॉइन्स एंड पॉलीमर नोट्स। तो जो आपके नोट्स है ना, सिंपल सा जो नोट है, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल पेपर का बना होता है, ठीक है, एक अलग से टेक्सटाइल होती है, एक उससे बनता है आपका नोट। पता है आपको ये चीज? सिंपल पेपर का यूज नहीं होता, ठीक है, आया समझ? लिनन होता है, शायद लिनन का यूज भी होता है नोट्स बनाने में, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबिलिटी, कि इट शुड बी इजी टू कैरी एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि मनी मस्ट बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स टू फैसिलिटेट स्मॉल और लार्ज ट्रांजैक्शन। ये नहीं है कि 2,000 का नोट लेके आप चल रहे हो, ठीक है, पर आप सामान ले रहे हो 20 का, ठीक है, 20 रुपए का सामान ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी डिविजिबिलिटी भी पॉसिबल होनी चाहिए। आया समझ? क्लियर? फिर नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि ईच यूनिट ऑफ मनी मस्ट बी आइडेंटिकल इन वैल्यू एंड अपीयरेंस, ठीक है, सेम होना चाहिए उनकी अपीयरेंस, अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है, आया समझ? क्लियर? बट गवर्नमेंट कई बार निकालती है, नए नए नोट्स भी निकालती है, कुछ नया फीचर ऐड कर देती है, बट वो लीगल टेंडर ही है, ठीक है। कौन रिलीज करता है नोट? कौन बनाता है? आरबीआई, ठीक है। एक एक्सेप्शन भी है, वैसे तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताना था, कि जो 1 रुपए का नोट होता है ना, वो आरबीआई नहीं करती, वो नहीं करती आरबीआई। पता था आपको ये? वो नहीं करती आरबीआई, वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है शायद, जितना मेरे को याद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेबिलिटी, कि पूरी कंट्री में आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 10 रुपए का नोट आप यहाँ पे, आपको दुकानदार ने 10 रुपए का नोट दिया और तमिलनाडु के दुकानदार के पास आप दे रहे हो तो वो मना कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा कोई मना करे, ठीक है, तो यू कैन सेंड हिम टू जेल, क्लियर है? और वैसे एक ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, जैसे ये कंडक्टर ये सब होते हैं ना, ये छुट्टे कई बार नहीं देते, हमारा राइट है ये, हमें मिलना चाहिए छुट्टा, उनके पास रखना रखना चाहिए उनको छुट्टा उनके पास। कई बार बोलते हैं ना कि 10 रुपए खुले दो, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रखना चाहिए, ये लिखा हुआ है कंज्यूमर जो है रूल्स है हमारे लिए। पता था आपको ये चीज? पर हमें अपने राइट्स पता नहीं होते, ठीक है, हम ये सोचते हैं पता नहीं यार बेइज्जती ना हो जाए, और ऊपर से इनका एटीट्यूड भी ऐसा होता है कि भाई पता नहीं हम तो कहाँ के राजा है। होते हैं कि नहीं? एक नंबर के छपरी होते जो कंडक्टर्स होते मैक्सिमम, होते कि नहीं होते? मानते हो कि नहीं? पता नहीं मतलब क्या उड़ता तीर, मतलब मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हर जगह है ऐसे तो। है कोई कंडक्टर यहाँ पे?
नेक्स्ट आया आपका स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट्स वैल्यू शुड रिमेन रिलेटिवली स्टेबल, और वैल्यू इसकी स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज ये सब आएगा, तो ये डीप कंसेप्ट है, ये आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से, कि मतलब डॉलर के कंपैरिजन में आप देखते होंगे रुपी गिर गया, ऐसा होता है ना, तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन देखता है इस सबको? आरबीआई देखता है कि हमारे रुपये की पार उतनी रहे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आया आपका प्राइमरी फंक्शन। क्या हुए मनी के? प्राइमरी फंक्शन हुए इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी इन ट्रेड एलिमिनेटिंग द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपका एलिमिनेट हो गया, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? मनी ने, ठीक है। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हाँ हम 500 रुपए पे करेंगे ग्रोसरीज खरीदने के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स, कि हमें गुड्स एक्सचेंज नहीं करने के, जो गुड्स हमें चाहिए हम क्या है 500 रुपए दे सकते हैं, है कि नहीं। उसके बदले वो जो जिससे हमने ग्रोसरीज खरीदी है उसके बदले वो और रॉ मटेरियल ले सकता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, क्लियर। फिर आया नेक्स्ट आपका इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक कॉमन स्टैंडर्ड देता है ये फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल अच्छा है कि एक जगह आपके पास पेन है, एक जगह मेरा फोन है, ठीक है, एक जगह मेरा फोन है, तो कुछ कॉमन मेजर करने के लिए वैल्यू तो होनी चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है? मनी प्रोवाइड करता है, कि हाँ तेरे पेन की वैल्यू 10 रुपए है और तेरे फोन की वैल्यू 30,000 है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आया समझ? मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ये एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि मनी की डेफिनेशन में बताओ कि क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो आपने क्या मार्क करना है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी, मेजर ऑफ वैल्यू भी करना, करोगे ना ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया आपका इसके सेकेंडरी एंड कंटिजेंट फंक्शंस। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है वैसे, बताएगा कोई? बताओ इंग्लिश। अरे अगर आ गया आपको कंटिजेंट का वो बताओ सिनोनिम, क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा। सिनोनिम तो सबसे फेवरेट है एसएससी के, बताओ। रिजर्व रखते हैं, इमरजेंसी फंड रखते हैं, ठीक है, तो वो भी इसका फंक्शन होता है, क्लियर, ठीक है। क्या है सेकेंडरी फंक्शन? क्या आ गया? स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड इन द फ्यूचर हेल्पिंग इन वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक है, से सेविंग मनी जो हमारे बैंक डिपॉजिट में पड़ी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हुआ आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, जो मनी का यूज होता है हम अपने फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी करते हैं। ईएमआई, ईएमआई बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर। फिर आ गया आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी एनेबल्स वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, पैसा आप एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं 100 रुपए मेरे को मेरे फादर भेज रहे हैं, तो वो 100 रुपए जो मेरे को भेजे उसकी वैल्यू वही रहेगी जो उनके पास भी थी, ऐसा ही है ना, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका कंटिजेंट फंक्शंस। कंटिजेंट फंक्शंस हुए जो, ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, ठीक है, यही फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे बैंक्स आपका क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट होता है बैंकिंग टर्म्स में जो लोन दिया, ठीक है, यही मतलब है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम यूज टू पे। मनी से ही तो क्या वेजिस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, यही सब है ना। इकोनॉमी तो आपकी ऐसी रन करती है, ठीक है, और मनी ही आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। बताओ इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बताई थी मैंने आपको? 3 थी, याद करो, बताओ, बोलो जोर से बोलो। हाँ फिजिकल मॉनिटरी तो है, बट मैंने बताया था कि इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसी को। इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ टाइप्स। एक्सपेंशनरी याद है? एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और न्यूट्रल, है याद? एक्सपेंशनरी की डेफिनेशन बताओ कोई। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट जब बोल रही कि हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, यार मतलब आपको समझ ही नहीं आया, मैंने इतना पढ़ाया। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमने इंजेक्ट करना है मार्केट में पैसा, गवर्नमेंट भी आरबीआई, कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है? उसका उल्टा, गवर्नमेंट चाह रही है कि पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? कि जो चला है उसको चलने दो वैसे ही। आया समझ? क्लियर।
मनरेगा वाला एग्जांपल नहीं दिया था मैंने कि इस साल का बजट 60,000 है, अगले साल 70,000 कर दिया तो क्या हुआ, एक्सपेंशनरी। अगर अगले साल से 60,000 से 50,000 कर दिया तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर 60,000 ही रखा है तो क्या हुआ, न्यूट्रल। और आरबीआई कैसे करती है, फिर मैं बताऊंगा, रेपो रेट से करती है सब कंट्रोल। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, क्लासिफिकेशन मनी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्या है, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी वही कि मेटल्स के यूज से बने हैं आपके कॉइन्स, ये सब। ठीक है, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, फिर अब इसमें ये देखना, एक होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है, गोल्ड है, गोल्ड की, मेटल की खुद की वैल्यू है ना, है कि नहीं। ठीक है, गोल्ड की, मेटल की वैल्यू है। से मैंने 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का बनाया। ठीक है, 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का बनाया, क्या चलिए वैल्यू 10 गोल्ड की 10 ग्राम क्या कितना है, 1,20,000 है। वाह, याद है। ठीक है, 1,20,000 रख लो। ठीक है, ठीक है, तो इस गोल्ड की कितनी वैल्यू हुई, 1,20,000 हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल बॉडीड मनी, कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी, वो इक्वल टू इसकी फेस वैल्यू है। आया समझ। और वही मैं एक नोट, नोट है यहाँ पे, से ये 10 रुपीज का नोट है। ठीक है, अब इस पेपर की असली वैल्यू क्या होगी, हार्डली होगी इसकी से 50 पैसे, जो उसमें पेपर वो सब यूज हुआ है ना। बट इसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। आया समझ। इंट्रेंसिक वैल्यू, जब इंट्रेंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। ठीक है, जब इंट्रेंसिक वैल्यू, जो इस पेपर की वैल्यू है 0.50 पैसा, जो भी है 50 पैसा, इट इज लेस देन 10 रुपीज, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टोकन मनी। आगे समझ, आगे समझ। फुल बॉडीड का मतलब क्या हुआ, कि जो उस जिस मटेरियल से वो पर्टिकुलर करेंसी कॉइन बना है, ठीक है, उसके साथ इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, जो उसकी नेचुरल वैल्यू है, जैसे सोने की वैल्यू है, सोने का जो सिक्का है 10 ग्राम का, तो वो 1,20,000 का होगा। आया समझ। ठीक है, उसकी वैल्यू उसके बराबर है, उसको वो खुद बैक कर रहा है, जो उसकी वैल्यू है। कैसे बैकिंग होगी, कि गोल्ड का आपको पता है यूज आपके फोन में होता है। ठीक है, तो उसकी क्या है, सिग्निफिकेंट ज्यादा वैल्यू है ना। ठीक है, एज कंपेयर टू जो पेपर का नोट आप यूज कर रहे हो। आया समझ, आया समझ कि नहीं, कि जाना कुछ ज्यादा ही ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो गए सर, बताओ किसको नहीं आया, सबको आया। आया ना तो बोलो यार, मैं तो डराता भी नहीं हूँ आप लोगों को, आप पता नहीं कैसे ऐसे, मेरे को पता मैथ्स वाले सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं तो बहुत ही चिल्ला आदमी हूँ फिर भी। बताओ, फिर आया आपका पेपर मनी। पेपर मनी हुई आपकी फिएट मनी। ठीक है, वैल्यू गारंटीड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, फिएट मनी का डेफिनेशन क्या हुआ, कि जो आपके पास करेंसी है, नोट है, उसको कौन बैक कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्यों रख दिया मैंने तभी तो निकाला कि मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, आप ना एक चीज ऑब्जर्व करना, आपके नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लिखा है, लिखा होता है ना कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए मेरे मेरे पास जो है, वो गवर्नमेंट के ऊपर उधार है। गवर्नमेंट को ये 10 रुपए की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आया समझ। ठीक है, किसके ऊपर उधार है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जो यूजुअली कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका आरबीआई। आया समझ। तो ये क्या है, फिएट मनी है, ये क्या है, ये फिएट मनी है। ठीक है, क्लियर, वैल्यू गारंटीड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर, मतलब आरबीआई ने इस 10 रुपए के पीछे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू स्टोर की होगी उधर। हो सकता है उन्होंने 0.10 ग्राम गोल्ड रखा है इसकी बैकिंग। आया समझ, समझ रहे हो मेरा कंसेप्ट, कैसे चलती इकोनॉमी, कि 0.10 ग्राम से इसकी बैकिंग रखी है गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट के ऊपर मेरा, गवर्नमेंट के ऊपर ये उधार है ना। ठीक है, तो कैसे चुकता करेगी, उसके पीछे उन्होंने वहां पे एक बैकिंग रखी है, कि हाँ तेरे इस 10 रुपए की कुछ वैल्यू है। आया समझ, क्लियर। ठीक है, फिर आया आपका कन्वर्टिबल मनी, मनी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल। ठीक है, मनी जो मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अब यूज करते नहीं है। फिर आया इनकन्वर्टिबल मनी, कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर मेटल, जो प्रेजेंट सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, इससे मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है। 5 रुपए का डॉलर याद है पुराना, कितना मोटा होता था। ठीक है, आपको पता है बीच में उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, बहुत शॉर्टेज हो गई थी, और आरबीआई बार बार वो मिंट कर रहा है कॉइन, वो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो ब्लेड्स नहीं होती, हमारी शेविंग ब्लेड्स होती है,
उसका यूज कर रहे थे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो उसमें मेटल होते हैं ना, जो भी लोहा है वो सब होता है, यूज होता है, तो वहां उसका यूज कर रहे थे। तो वो सस्ता पड़ रहा था प्रोडक्शन उसकी, ठीक है। अगर से 5 रुपए का मोटा डॉलर है, ठीक है, 5 रुपए का जो सिक्का होता है, ठीक है, से उसकी जो क्या है, उसकी फिर क्या हुई, एक हिसाब से ये फुल बॉडीड मनी बोलेंगे ना हम उसको एक हिसाब से, तो उसकी 5 रुपए से कम वैल्यू है, तो उस एक 5 रुपए से 10 ब्लेडें बन रही थी, 10 ब्लेडें बन रही थी। तो जो मैन्युफैक्चरर था वो 10 ब्लेडें जब वो मार्केट में बेच रहा था ना, उसको उस 5 5 रुपए का जो 5 रुपए का जो कॉइन था, उसको उसके बदले 50 रुपए मिल रहे थे, कि हाँ मैंने ये पिघला के इसको, ठीक है, मैं क्या इसकी ब्लेडें बना दूंगा, ब्लेडें बेच दी मैंने मार्केट में। आया समझ? तभी तो ये 5 रुपए वाले जो डॉलर है बंद हो गए ना, अब बहुत पतले बनाते हैं ये लोग। आया समझ? ये भी देखो कैसे कैसे कला है ये भी यार, ये चीजें करना भी एक कला है, आर्ट है, नहीं है कि नहीं? पता था आपको ये चीज? ठीक है। फिर आया आपका ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, जो मैंने बताया था आपका लीगल टेंडर मनी। ये 10 रुपए क्या है? लीगल टेंडर मनी है, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ फॉर पेमेंट। जो नोट्स है, कॉइन्स है, जो गवर्नमेंट की जिसको बैकिंग है, ठीक है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। आप डायरेक्ट उसको मतलब जेल हो सकती है अगर कोई मना कर दे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आया समझ? ठीक है। नेक्स्ट आया आपका नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी है वॉलंटरली एक्सेप्टेड, जैसे चेक है, बिल है, ये आपके भरोसे पे जाते कि नहीं? चेक चेक आपके पेरेंट्स ने कभी चेक साइन किया होगा, चेक बुक सबके पेरेंट्स ने रखी होगी, मेरे को पता है, ठीक है। तो चेक में क्या है, सिंपल आप अकाउंट नंबर डालते हैं, अपना नाम डालते हैं और नीचे सिग्नेचर करते हैं और अमाउंट डाल देते हैं। फिर आप क्या है, वो चेक ले जाते हो बैंक वाले के पास, ठीक है। तो वो गुड फेथ में देखते कि हाँ ये चेक उसी बंदे का आया, फिर क्या है, फिर पैसा ट्रांसफर होगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या हुआ? क्रिएटेड थ्रू लोन्स, जो कि चेक्स और ड्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या हुई? जो आपके ये यूपीआई कार्ड्स और वॉलेट्स है, ठीक है, क्लियर। फिर आया नियर मनी, ये एसेट्स है आपके, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। बॉन्ड सुना तो होगा, ठीक है, जो बॉन्ड्स बनते हैं, क्लियर। मतलब बॉन्ड्स एक पेपर होता है, एक लीगल पेपर वर्क होता है, उसके बदले आप पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, बट उन बॉन्ड की कुछ वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। अब वो मैटर बाद में मैटर करता है कि वो इजीली आप उसको लिक्विडेट कर, लिक्विडिटी समझ लो, लिक्विडिटी पता क्या होती है? क्या डेफिनेशन होती है लिक्विडिटी की? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई एसेट है, वो कितना इजीली उसको उसके बदले आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूं मैं अगर आपको, आ ही नहीं रहा दिमाग में एग्जाम्पल, लिक्विडिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग परफेक्टली परफेक्टली लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इस मनी के बदले, हम इस बिल्डिंग के बदले हमें पैसा चाहिए तो हमें एकदम से नहीं मिल सकता, ठीक है। वहीं गोल्ड ले लो, गोल्ड के मेरे 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 जो मम्मी का से मंगलसूत्र है, मेरे मम्मी है नहीं वैसे, पर फिर भी जो मेरे मम्मी का मंगलसूत्र है, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं उसको शॉपकीपर के पास ले जाऊंगा तो वो जल्दी पैसा प्रोवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं? पर हम इस बिल्डिंग, ये भी मेरा एसेट है ये बिल्डिंग भी, पर इसको इसके बदले में इजीली मनी हाथ में नहीं ले सकता, है समझ? ये क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। कितने इजीली आप अपने एसेट के बदले पैसा ले सकते हो, क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी, ठीक है। तो जो ये है, इसकी लिक्विडिटी क्या होगी? लो होगी, लो होगी ना। इसकी वैल्यू तो है पर इसकी लिक्विडिटी क्या है? लो है। ऑन द अदर अदर हैंड, जो वो मंगलसूत्र बता रहा हूं, ठीक है, उसकी तो वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू है पैसे की, बट वो जल्दी उसके बदले पैसा मेरे को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। बट वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक, ठीक है। अगर ज्वेलर के पास होगा कि ज्वेलर बोलता है कि मैं सिर्फ आपको अभी 10 लाख ही दे सकता हूं, आया समझ? क्लियर। ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ मनी। कॉमोडिटी मनी, ठीक है, कॉमोडिटी मनी क्या हुई? सॉल्ट वाला एग्जांपल जो दे रहा था, इसकी वैल्यूएशन है, ठीक है। पहले सी शेल इन सब की वैल्यूएशन होती थी ज्यादा, कि इसको कॉमोडिटी मनी लेते थे, ठीक है। फिर मेटालिक मनी मैंने बता दिया, फिर आपको मैंने पेपर मनी बता दिया, फिर बैंक मनी भी बता दिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट बता दिया मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी। आगे समझ? अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये समझना अच्छे से। मनी सप्लाई मेजर्स।
सुने ये नाम, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी? नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में? कॉमर्स वाले कितने हैं? काफी है कॉमर्स वाले तो इधर। नहीं पढ़ा ये? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है। मनी सप्लाई मेजर्स है, रेफर्स टू द टूल्स यूज टू मेजर द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। इन मनी सप्लाई मेजर से लगता है पता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, कितना पैसा है मार्केट में। ठीक है, क्लियर? तो ये अलग अलग है इसके, ये टूल्स है। ठीक है, एम नॉट या एम जीरो पढ़ लो, इसको एम नॉट पढ़ लो, एम जीरो पढ़ लो, जैसे भी पढ़ना है। एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री और एम फोर। ठीक है, तो एम जीरो को हम बोलते हैं रिजर्व मनी, एम वन को बोलते हैं नैरो मनी, एम थ्री को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, आप पूछेंगे सर आप पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि हो सकता है जब आप मेंस में आपके जीएस का सेक्शन आए ना, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है कि ब्रॉड मनी का फॉर्मूला क्या है, रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, अब लिक्विडिटी में तभी आपको समझा रहा था। ठीक है, लिक्विडिटी क्या हुई कि कितने इजीली जो आपका पैसा है, मतलब जो आपका एसेट है, उसके बदले आपको पैसा मिल सकता है इन हैंड, जो जिसकी वैल्यू है, जो पैसा मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? तो जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं ना, वैसे वैसे लिक्विडिटी आपकी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये है। अभी मैं पहले एम जीरो ये सब डिस्कस करूंगा, आपको पता लग जाएगा क्यों लिक्विडिटी कम होती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपका एम जीरो। ठीक है, एम जीरो होती है आपकी रिजर्व मनी। ठीक है, ठीक है, तो एम जीरो इज द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या हुई? करेंसी इन सर्कुलेशन हुई जो आम पब्लिक के जेब में जो पैसा है, उसको क्या बोलेंगे? करेंसी इन सर्कुलेशन। जो हमारी पॉकेट्स में सबके जो पैसा है, उसको क्या बोलेंगे? करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो कितना ज्यादा पैसा पूरे इंडिया के सिटीजन के हाथ में होगा, ठीक है, तो उसकी बैकिंग कौन कर रहा है? उसका वो उधार किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो आरबीआई के साथ बैंकर्स के डिपॉजिट्स पड़े हैं। ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या हुआ आपका? रिजर्व मनी। ठीक है, आगे समझ? क्लियर? हेयर अदर डिपॉजिट्स क्या हुए, यहां पे देख सकते हो आप। ठीक है, जो आरबीआई ने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो सब क्या हुआ आपका? रिजर्व मनी। आगे समझ? एम जीरो क्या है? रिजर्व मनी। अच्छा, अब इसकी लिक्विडिटी सबसे कम क्यों है? सबसे कम क्यों है? क्योंकि जो हमारी जेब में पैसा है, हमारी जेबों में जो पैसा है, हम इजीली उससे बिजनेस कर सकते हैं ना, इजीली शॉप पे जाके कुछ परचेज करते हैं, शॉपकीपर किसी दूसरे शॉपकीपर से कुछ ले सकता है, ऐसे ही है ना, इजीली बिजनेस रन कर सकता है। तो इसकी लिक्विडिटी क्या हुई? हाई लिक्विडिटी हुई। क्या हुई? हाई लिक्विडिटी। आया समझ? कंसेप्ट आया समझ लिक्विडिटी का? ठीक है, क्लियर? और वैसे ही जो बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, वो निकाल सकता है, निकाल सकते हैं। आरबीआई ने किसी दूसरी सेंट्रल बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको भी वापस निकाल सकता है। तो क्या हुआ? इसकी लिक्विडिटी हाई है। क्या बोलेंगे एम नॉट को? रिजर्व मनी। ठीक है, फिर आया उसके बाद एम वन। एम वन क्या हुआ? एम वन को बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी है, एम वन इज द सम ऑफ करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये आ गया समझ? ये आ गया समझ? रिजर्व मनी आ गया, नैरो मनी क्या हुआ? एक तो ये कंपोनेंट तो आ गया, करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या हुए? जो हमारे कासा अकाउंट होते हैं ना, करंट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, उसमें भी तो कुछ पैसा है। ठीक है, तो उस सबको जब इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा आपका? नैरो मनी। ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी इससे कम होती है, इससे कम होती है, क्योंकि ये पैसा तो एक हिसाब से आपकी सर्कुलेशन पूरी की पूरी चली थी। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक क्या हुई? वो पैसा भी आ गया जो किसी की तिजोरी में पड़ा है। ठीक है, ये सब भी आ गया ना, करेंसी इन सर्कुलेशन भी आया, करेंसी विद द पब्लिक भी आ गया। आया समझ?
और साथ में क्या आया, नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या हुए, कासा, ठीक है, करंट अकाउंट जो सेविंग्स अकाउंट है हमारे। आगे समझ, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पता है डिफरेंस, वैसे तो पढ़ाऊंगा मैं सब, ठीक है। फिर आया आपका M2। अब M2 क्या हुआ, M2 इज द सम ऑफ M1 प्लस, M1 क्या था, नैरो मनी है ना, एम नहीं रिजर्व, हाँ नैरो मनी है, नैरो मनी प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। अब ये पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स में जो पैसा है आप एकदम से नहीं निकाल सकते। मेरे को आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ने पोस्ट ऑफिस में आपकी आरडी डाली होगी कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपना वो फॉर्म भर के जाओ और पोस्ट ऑफिस में दो और वो बोलेंगे कि हाँ पैसा अभी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता ना, टाइम लगता है ना, तो उसकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम हुई। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा पैसा होता है सेव हुआ, पता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो पोस्ट ऑफिस बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारी रन करता है, पता है आपको, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, M2 आए। M2 क्या हुआ, सम ऑफ M1 एंड सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। तो इसकी लिक्विडिटी क्या हुई, इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि हम उतने इजीली पैसा नहीं, मतलब पैसे को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उतनी इजीली लिक्विडिटी नहीं हो सकती। आगे समझ। फिर नेक्स्ट आया आपका ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इज द सम ऑफ F1 एंड M1 एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। ये क्या हुआ, नेट टाइम डिपॉजिट क्या हुआ, जो आप फिक्स डिपॉजिट्स नहीं करते, फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स, आरडी जो बनती है आपकी, ठीक है, क्लियर। आगे समझ। एफडी आपने बना दी, एफडी आपने डाल दी, आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया, 2 लाख रुपए आपने जमा कर दिया किसी अकाउंट में, बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि 5 साल बाद निकालना, हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे। तो 10% इंटरेस्ट रेट देंगे कभी, तब आप निकाल तो 5 साल बाद ही सकते हो ना, ठीक है। तो उसकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी ना। आपको तो इमीडिएट चाहिए था, इमीडिएट चाहिए अगर आपको पैसा, आप नहीं निकाल सकते, आप कब निकाल सकते हो, 5 साल बाद, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी कम नहीं होगी, कम होगी ना इसकी लिक्विडिटी। आया समझ, बताओ आया समझ की नहीं है, ठीक है। तो इसको M3 को क्या बोलते हैं हम, ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ। M0 क्या है, रिजर्व मनी। M1 क्या है, नैरो मनी। फिर आपका M3 क्या हो गया, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में आ गया आपका जो नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट्स की। हाँ, नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि किसी, आपने पैसा कुछ फिक्स्ड वैल्यू आपने रख दी, ठीक है, रख दी, आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा वापिस, हो कुछ टाइम बाद मिलेगा विद अ गुड रिटर्न रेट, ठीक है। वो आपकी आरडी भी हो सकती है, आरडी में क्या है, हर मंथ मंथ डिपॉजिट करते हैं ना, ईएमआई का ऑपोजिट क्या हुआ, आरडी हुआ, ठीक है। और एफडी क्या हुआ कि आपने फिक्स 2 लाख डाल दिए कि 5 साल बाद निकालूंगा मैं। हाँ कर सकते हैं, नहीं ऐसे फीचर भी होते हैं, कई बार ऐसे भी बैंक देता है कि अगर आपने से आपने एफडी बनाई है 3 लाख की, ठीक है, आपने बोला कि 5 साल बाद निकालूंगा मैं, कई बैंक्स में तो पहले ही वो सब साइन करवा लेते हैं कि 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। अगर आप 5 साल से पहले निकालोगे तो ऐसा भी कईयों में कंडीशन दी होती है, क्लॉज दिया होता है कि हम कुछ नहीं देंगे आपको फिर रिटर्न। हाँ फिर कईयों में होता है वो फिर, हाँ कर सकता है वो, तो फिर अपनी पर्सनल वो है ना, आपने कैसे कैसे करना है। हाँ नया बैलेंस होगा फिर, बट मैं, आप मेन कंसेप्ट समझो, ये तो बहुत मल्टीपल केसेस बनेंगे ऐसे। तो मेन कंसेप्ट ये है कि आपने एफडी डाल दी, एफडी आपने किया, पर आपका आपका जो पैसा है वो 5 साल के लिए बाउंड हो गया एक हिसाब से, ठीक है। आपने इस उम्मीद से डाली कि मेरे उस 5 लाख का 5 साल बाद 6 लाख बन जाएगी वैल्यू पड़े पड़े, क्योंकि मेरे पास तो सरप्लस पैसा है। बट आपको अभी इमरजेंसी नीड पड़ गई, ठीक है, कल को आपके से किसी का ऑपरेशन होना है, पैसा चाहिए देने को, बट आप वो एकदम से नहीं निकाल सकते एफडी, ठीक है। आया समझ, क्लियर। फिर आया लास्ट आपका M4। M4 इज द सम ऑफ ये ब्रॉड मनी प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स हुए, इसमें आपका FD RD TD जो नॉर्मल पैसा डिपॉजिट होता है वो सब आता है इसमें M4 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या था, M1 में क्या था, नहीं सॉरी, हाँ इसमें क्या था, M2 में क्या था, सेविंग्स डिपॉजिट थे ना विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसमें क्या आ गया, इसमें टोटल आ गए सारे के सारे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप, तो जैसे जैसे आप नीचे को मूव कर रहे हैं,
ठीक है, वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है पर लिक्विडिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एम नॉट की लिक्विडिटी इज ग्रेटर देन M1, M1 ग्रेटर देन M2, ये याद रखना बस। आया समझ, मोटा मोटा आया समझ। ठीक है, वैसे पढ़ाते नहीं है सर ये सब आप लोगों को, मैंने सोचा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये यूपीएससी और एचएस वालों को है इतना पढ़ना, पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। क्लियर, थोड़ा थोड़ा रिवाइज तो हुआ होगा, कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो सबसे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है, एम नॉट की, जो कि रिजर्व मनी है। ठीक है, रिजर्व मनी है। और सबसे कम किसकी है, M4 की है। ठीक है, क्लियर? तो M1 क्या हुआ, M1 हुआ करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, नेम क्या हुआ, सॉरी इसका नाम है नैरो मनी है। अच्छा M1 है, M1, M नॉट स्किप किया है, M1 नैरो मनी है। ठीक है, फिर M2 क्या हुआ, M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, और M3 क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। देखो ना, इसमें तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के आए थे, इसमें पूरे बैंक्स वाले भी आ गए, टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। ठीक है, और M4 क्या हुआ, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसको क्या, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं किसको, M3 को। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन आए ब्रॉड मनी की लिक्विडिटी सबसे कम है, ठीक है, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है, रिजर्व मनी की। ठीक है, रिजर्व मनी की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। क्लियर? अब ये थ्योरी है, इंपॉर्टेंस क्या है मनी की, कि सिंप्लीफाइज ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन, ये मैंने आपको बता दिया है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इट हेल्प्स मेजर नेशनल इनकम। और लास्ट है इट सपोर्ट्स दी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम RBI करेंगे स्टार्ट। आगे समझिए M1 M2 M3 M4। ठीक है, लग गया ना पता? ठीक है, अब देख लेते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम RBI करेंगे डिस्कस। ठीक है, RBI के बारे में अच्छे से, और फिर नेक्स्ट में होगा आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, वो पता, क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह सब पता होनी चाहिए, कमिटीज वगैरह देखेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रट्टे वाले क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एंशियंट बैंकिंग सिस्टम हम इंडिया में ही देखेंगे, इंडिया का ही देखेंगे। ठीक है, पहले क्या होते थे, पहले होते थे आपके मनी लैंडर्स होते थे, सेट्स होते थे, श्रॉफ्स होते थे, छेतियार्स, मारवाड़ीज, ये क्या होते थे, अर्ली बैंकर्स होते थे। ठीक है, ये प्रोवाइड करते थे आपको क्रेडिट। ठीक है, यही तो पैसे देते थे। पुरानी मूवियां तो सबने देखी होगी, पुरानी मूवी सबने देखी होगी, राम की ठाकुर है, बदनाम क्या होता है, वैसे तो चलो ऐसे सब ठाकुर होते नहीं ऐसे ठीक है, पर ये भी एक क्या होता था कि पैसे चाहिए होते थे गरीब आदमी को। ठीक है, तो वो जो सबसे सेठ आदमी वहां का, उसके पास जाता था, वो पैसे देता था, पर बोलता था कि तूने अगर मेरे से 10 रुपए लिए हैं तो वापस तेरे को साल बाद 100 रुपए करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है उसको वापस। ठीक है, तो एंशियंट बैंकिंग सिस्टम में ऐसे ही होता था कि नहीं? ठीक है, मूवीज आपका प्राइम एग्जाम्पल है, ऐसा ही होता था यार। ठीक है, चला ही ऐसा, एक्सप्लॉयटेशन पे ही चला हुआ है सब कुछ, चला हुआ है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं तो कितना इंटरेस्ट देते हो, 4% देते, 5% देते, अगर पैसा पड़ा भी रहे मेरे बैंक अकाउंट में। अगर मैंने वही लोन लेना है तो कितना चार्ज करते हो, 13%, 14%, होता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो समझो कि हमारा सिस्टम डिजाइन ही इस वे में हुआ है कि हमें चूज पाए। मानते हो कि नहीं? जो हमारे जेब का जो पैसा है वो सब के सब ले पाए वो लोग, ऐसा ही है ना? क्लियर? ठीक है, फंक्शंस बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रेपुटेशन नॉट रेगुलेशन। तो रेगुलाइज नहीं किया था इसको। ठीक है, अपनी मन मर्जी चलती थी कि से मैं हूं, ठीक है, मैं कोई मतलब सेब वाला आदमी हूं मैं ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, कोई गरीब आदमी उसके पास सेब नहीं है, वो मेरे पास पैसे लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को परमिशन लेनी पड़ती थी किसी से कि मैं पैसा दे सकता हूँ कि नहीं। वो आएगा मेरे, मैं बोलूंगा ले जा 50,000, पर मेरे को 50,000 के बदले 75,000 दे दे तू वापिस। ठीक है, और वहीं वो आदमी अगर लीगलाइज्ड वे में बैंक के पास जाता था, शायद उसको इतना नहीं देना पड़ता वापस। 50,000 अगर उसने लिया, शायद उसको सिर्फ 60,000 ही देना पड़े। ऐसे ही होता है ना? ठीक है, क्लियर? हेल्प फाइनेंस ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड लोकल बिजनेसेस। ठीक है, अब ये कुछ फर्स्ट बैंक्स है। पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब फॉर्म हुआ था आपके 1770, फिर ये क्लोज भी हो गया था। ठीक है, फिर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, एसएससी वाले पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनी थी। इस टाइम कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे ना इस टाइम, 1757 से 1947 के बीच रहे हो।
ऐसे ही है ना, ठीक है। तो फिर अलग अलग ये बैंक्स बने थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। फिर बाद में इन सबको मर्ज कर दिया था, मैं पढ़ाऊंगा। फिर एसबीआई बना था आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। फिर बना था हाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें ये याद रखना है कि कब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, 1921 में, ठीक है। ये एसबीआई और पीएनबी बनाया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ये भी याद, ये चीजें याद रखनी पड़ती है, आ सकता है ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि पीएनबी किसने फॉर्म किया था, पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि सबसे बड़ा तो एसबीआई है हमारी कंट्री में। सबसे बड़े 3 बैंक कौन है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। उसके बाद आता है पीएनबी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो बैंक है उसमें तो पीएनबी सेकंड पे आता है, क्योंकि फर्स्ट पे एसबीआई है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका फंक्शन एज बैंकर टू गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स। फिर इसको नेशनलाइज किया था 1955 में। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, कब हुआ था, 1955 में। तभी इसका नाम इससे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये चेंज कर किया था, ठीक है। तो बैंकिंग में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो आ ही जाता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो डेट से सब पे, क्लियर। फिर आपका आरबीआई का थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, 1935 में, अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इनिशियल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इसको कब नेशनलाइज किया था, 1949 में। तो हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ ले, पहले कौन नेशनलाइज हुआ था, आरबीआई, बाद में एसबीआई। नहीं वैसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी वाले पूछते हैं, इतना इतना पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। आपसे तो सिंपल ऐसे पूछ लेंगे यार, हमसे तो ये पूछ, फिर 3-4 कंसेप्ट डाल देते साथ में, क्लियर। अब इसका ऑर्डर बताओ, पहले कौन नेशनलाइज हुआ था, दूसरा कौन हुआ था, इंडियन एयरलाइंस कब, सॉरी कब हुई थी ये नेशनलाइज, क्लियर। अब इसके आगे का तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आरबीआई करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कितना समझ आया बताओ, कितना समझ आया, आया समझ, ठीक है। जाओ किस जिस जिसका